यानी कि शनिवार की रात जब देश का खाया पिया अघाया तबका डिनर के इंतजार में पैक बना रहा था, या फिर किसी अंबानी के बेटे की शादी में कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था, मिडिल और अपर मिडिल क्लास सोच रहा था कि आज खाने के बाद ओटीटी पर क्या देखा जाएगा। लोअर मिडिल क्लास इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था, और बाकी बचा यानी कि अब तो गरीब तबका चूंकि सिर्फ 5% बचा है, तो बाकी बचा 5% गरीब तबका सोच रहा था कि आज खाने में क्या हो पाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी समय एक बड़ी खबर आई सबसे पहले ट्विटर पे कि देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, चुनाव आयुक्त, यानी कि 3 चुनाव आयुक्तों में से एक। देश में इसके पहले तक 2 चुनाव आयुक्त थे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, और उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त और, जिसमें से एक थे शनिवार को रिजाइन करने वाले अरुण गोयल यानी कि चुनाव आयुक्त, और एक और चुनाव आयुक्त थे अनूप पांडे, जो पिछले महीने यानी कि फरवरी 2024 में रिटायर हो गए। तब से अब तक उनकी जगह किसी को नियुक्त नहीं किया गया, जबकि लोकसभा चुनाव अब शायद महीने भर बाद ही शुरू हो जाएं, और अब बाकी बचे 2 कमिश्नर, जिसमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनमें से एक ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि अब केंद्रीय चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, भारतीय चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। तो क्या अब लोकसभा यानी कि आम चुनाव 2024 की अधिसूचना सिर्फ सीईसी राजीव कुमार अकेले जारी करेंगे? पर सबसे बड़ा सवाल ये है क्या? नहीं, सबसे बड़े सवाल वो हैं जो आप में से कई के जहन में बीती रात से अब तक आ चुके होंगे। आखिर क्या कारण है जो अचानक अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया? अभी तो उनका रिटायरमेंट 2027 में होना था। आखिर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कैसे चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे सकता है? क्या कोई दबाव था या फिर कोई खेल होने वाला है? इसमें एक सवाल और जोड़िए, क्या लोकतंत्र या चुनावी लोकतंत्र की उल्टी गिनती को हम गिनना शुरू करें, या फिर कोई और ये काम कहीं बैठा हुआ कर रहा है? जाहिर है कि ये सब सवाल किसी और मुल्क में होते तो अब तक बवाल खड़ा हो गया होता, पर हम शांति प्रिय लोग हैं। भले ही लोकतंत्र खत्म हो जाए, हमारे नागरिक अधिकार पूरी तरह छीन लिए जाएं, हम चुप रहेंगे या फिर ये पूछते रहेंगे कि हम कर भी क्या सकते थे, हम कर भी क्या सकते हैं। लेकिन सब इतना सरल होता तो बात ही क्या थी। जरा घटनाक्रम पे गौर कीजिए। अरुण गोयल का इस्तीफा जाहिर है कि राष्ट्रपति को ही जाएगा, और सरकारी गजट नोटिफिकेशन आता है कि देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा मंजूर करते हुए राष्ट्रपति को प्रसन्नता है। जी हाँ, स्क्रीन पे देखिए, ये जो एक्सेप्टेंस है रेजिग्नेशन की सरकारी कागज पे, उसमें क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन टेंडर्ड बाय श्री अरुण गोयल। अब ये हम नहीं कह रहे, ये तो सरकारी कागज कह रहा है। पर इस्तीफे की तारीख मत भूलिएगा, 9 मार्च 2024। संभव है कि हफ्ते भर, 10 दिन या 11 दिन बाद या उससे भी पहले लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन या अधिसूचना जारी हो जाए, और किसी को भनक भी नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। सरकार को तो होगी ही, या फिर सरकार ने ही? जी, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तक हमारे पास अरुण गोयल के इस्तीफे की कोई कॉपी, कोई प्रति नहीं है। पर उसमें भी उन्होंने क्या ही लिखा होगा, और ये इस्तीफा 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन पहले क्यों नहीं आया, जब अरुण गोयल चुनाव आयोग की पूरी टीम के साथ चुनावी इंतजाम के जायजे और वोटर कैंपेन के लिए कोलकाता में थे, या फिर उसके पहले जब लखनऊ में थे, या फिर उसके पहले जब चेन्नई में थे? नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मेरे साथ माइंड की बात। हालांकि अब आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं। इनमें पूरे समय अरुण गोयल बस चुपचाप बैठे हैं कुर्सी पर। रीढ़ की हड्डी हड्डी जो है वो काफी सीधी लग रही है, पर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आता है। चुनाव आयोग के अधिकारी बोलते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, और बोलते ही चले जाते हैं, लेकिन अरुण गोयल इनमें से किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी भवें भी हिलाते नहीं दिखाई देते। हम नहीं जानते कि ये किसी तनाव के कारण है दोनों लोगों में, या सरकार से अरुण गोयल का किसी तरह का कोई मतभेद या मनमुटाव था उसके कारण हो, पर वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुप थे। तो क्या अरुण गोयल को किसी ने बोलते नहीं देखा है? नहीं। चुनाव आयोग के हाल ही में हुए कार्यक्रम
14वें राष्ट्रीय वोटर दिवस पे, नेशनल वोटर्स डे पे वो बोले, और लोकतंत्र पे बोले, चुनाव पर बोले, राजनीतिक दलों पर बोले। जरा सुन लीजिए। I welcome the heads of political parties and their representatives who are important stakeholders in our democratic setup. The Commission has always considered the political parties and their willing adherence to the norms and the standards set forth under the electoral system as a big source of strength. We are the world's largest modern democracy. Historically, we are the oldest. In the Rig Veda and the Atharvaveda, dating 6000 BC to 1100 BCE, the term Sabha, Assembly of Elders, Samiti, Assembly of Common Folk, and Sansad, Parliament, each a representative body, find frequent mention. Rig Veda Sukta says, "Come together, speak together, together let the thoughts agree. Common to all is a solemn utterance, common the assembly, common the thought along the perception." It is this credibility of the ECI which made India witness peaceful transition of power through 17 national elections and over 400 state elections. तो ऐसा तो है नहीं कि अरुण गोयल बोलते ही नहीं है, लेकिन लखनऊ के बाद कोलकाता की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अलग घटा। वो पूरे पश्चिम बंगाल के दौरे पर चुनाव आयोग की टीम के साथ थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही सूचित किया गया कि स्वास्थ्य कारणों से चुनाव आयुक्त तो अरुण गोयल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं होंगे। सुन लीजिए क्या कहा गया। We have with us here the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar sir. The Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal sir couldn't join the PC because of some health. तो इसके बाद क्या हुआ? क्या अरुण कुमार ने स्वास्थ्य लाभ किया? दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार में मौजूद सूत्रों की माने तो अरुण गोयल स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर कोलकाता से दिल्ली लौट आए और फिर दिल्ली में 8 मार्च यानी कि अपने इस्तीफे के एक दिन पहले एक अहम मीटिंग में गए। ये मीटिंग थी यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ। ये मीटिंग चुनावों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर बताई जाती है। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार भी मौजूद थे और इसके ठीक अगले दिन 9 मार्च को अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। तो 5 मार्च से 8 मार्च के बीच ऐसा क्या हुआ? 8 मार्च की मीटिंग में क्या हुआ? और क्या हुआ कि एक ऐसे चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया जिसकी नियुक्ति बिल्कुल ही आनन फानन में इसी सरकार ने की थी और सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर टिप्पणी कर दी थी। जी हाँ, शायद आपको याद ना हो या फिर हो भी, पर हम याद दिला देते हैं कि साल 2022 के खत्म होते होते सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका डाली थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर ने, और अरुण गोयल की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी। इसमें कारण क्या था? कारण यह था कि अरुण गोयल के अपने सरकारी पद से वीआरएस और उनके नाम की चुनाव आयोग के तौर पर सिफारिश की तारीख एक थी। क्या अद्भुत संयोग है कि जिस तारीख को उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, उसी दिन उनके नाम की सिफारिश सरकार ने चुनाव आयोग के तौर पे कर दी। खैर, ये याचिका तो कोर्ट ने खारिज की, लेकिन इसको लेकर एक गंभीर टिप्पणी जरूर की। ये टिप्पणी जो है की गई कि ये एक जो है रहस्य की बात है कि अरुण गोयल को नहीं पता था कि सरकार उनके नाम को चुनाव आयोग के तौर पे रखने वाली है, फिर भी उन्होंने उसी तारीख को जो है वीआरएस ले लिया। खैर, पर यह इस्तीफा पहली बार नहीं है। इसके पहले वाले इस्तीफे में फर्क बस इतना था कि उसके कारण जो है सार्वजनिक हो गए थे। कारण क्या थे? यही कि एक चुनाव आयुक्त अपना काम ईमानदारी से करना चाहता था। इसके पहले एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आई शिकायतों पर बाकी कमेटी के सदस्यों से अपना अलग रुख जाहिर किया और उसके बाद उनकी एक चिट्ठी मीडिया में लीक हुई जिसमें उन्होंने शिकायत की कि चुनाव आयोग में अल्पमत की राय पे जो रवैया है वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शिकायत दर्ज की, नाराजगी जताई। इसके बाद उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, सुनील अरोड़ा थे, कि उनकी ये टिप्पणी और चिट्ठी गैर जरूरी थी और फिर उनके और उनके परिवार के खिलाफ सरकारी आरोपों और जांच का वही तरीका, वही रवैया सामने आया जो मोदी सरकार का अपने हर विरोधी के लिए दिखता रहा है। उन्होंने अगस्त 2020 में अपना इस्तीफा दिया और फिर एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे 2023 तक काम करते रहे। लेकिन हम अभी की बात कर रहे हैं।
अब क्या हुआ है? सूत्रों की माने तो मोदी सरकार दरअसल लोकसभा के चुनावों के पहले ही खाली चुनाव आयुक्त के जो 2 पद हैं उनको भरने की तैयारी में है। अब आप कहेंगे बढ़िया है, सरकार तेजी दिखा रही है, अच्छा काम कर रही है, ऐसा ही होना चाहिए। पर दरअसल सारी समस्या यहीं पर है, क्योंकि भारत सरकार यानी कि प्यारी और ईमानदार मोदी सरकार ने एक नए कानून के द्वारा आपके और हमारे साथ ही नहीं, लोकतंत्र और संविधान के साथ सबसे बड़ी बेईमानी कर दी है। वो कर चुकी है। 2023 के अंत में पास हुआ जो कानून है, वो कानून यानी कि चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार संचालन अधिनियम 1999 जो था उसकी जगह ली है, माफ कीजिएगा 1991 का जो कानून था उसकी जगह ली है इस नए कानून ने। इस कानून को अगर एक असंवैधानिक या बेईमान कानून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि परंपरागत तौर पर मान्य या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चुनाव आयुक्तों को चुनने वाली समिति में से भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी बाहर कर दिया गया है। सिर्फ इतना ही कर देते तो भी एक बार को ठीक होता, लेकिन इससे भी बड़ी बेईमानी, इससे भी बड़ी बेईमानी, धूर्तता इस ईमानदार सरकार ने ये की कि इस पूरी समिति में, इस पूरी कमेटी से बराबरी या फेयर प्ले का सिद्धांत ही गायब कर दिया। समिति में एक सदस्य देश का प्रधानमंत्री होगा, दूसरा सदस्य विपक्ष का नेता होगा, लेकिन तीसरा मेंबर कौन होगा? वो पीएम द्वारा नॉमिनेटेड, नामांकित एक कैबिनेट मंत्री होगा। यानी कि 3 में से 2 लोग एक ही पक्ष के होंगे। यानी कि हर बार 2-1 के बहुमत से सरकार जिसको चाहेगी चुनाव आयुक्त बना देगी। आपने कभी ईमानदार मोदी जी की इससे बड़ी ईमानदारी देखी है? ये बात भी मोदी की गारंटी में, मोदी की गारंटियों में लिखी जानी चाहिए। खैर, इसलिए अगर सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर विचार कर रही है तो आप सोच लीजिए कि कितने फ्री एंड फेयर एंड लवली यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष और प्यारे चुनाव इस देश में होंगे। साथ ही साथ इतना कम वक्त है कि विपक्ष को आवाज उठाने, हल्ला मचाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। खैर, अरुण गोयल भी अब तक चुप हैं, देश के नागरिक भी चुप हैं। एक अन्यायी कानून देश के भाग्य का फैसला करने वाला है। गांधी कहते हैं एक अन्यायी कानून कानून ही नहीं होता, और इसलिए मैं सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस करता हूं। खैर, जाते जाते चूंकि गांधी का जिक्र हो गया है तो गांधी की बात भी कर लेते हैं। आज यानी कि जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो 10 मार्च है, और इसी दिन महात्मा गांधी अहमदाबाद के ट्रायल कोर्ट में खड़े मशहूर अहमदाबाद ट्रायल में अपने ऊपर लगे राजद्रोह के मामले में अपना पक्ष रख रहे थे। 29 सितंबर 1921, 15 दिसंबर 1921 और 23 फरवरी 1922 को गांधी ने यंग इंडिया में 3 लेख लिखे थे। टेम्परिंग विद लॉयल्टी, वफादारी से छेड़छाड़, द पजल एंड इट्स सॉल्यूशन, पहेली और उसका हल, और शेकिंग द मेन्स यानी कि प्रेतों को हिलाना। गांधी के इन आर्टिकल्स को ब्रिटिश सरकार ने राजद्रोह के अंतर्गत माना और गांधी पर मुकदमा चलाया। ठीक 1 महीने पहले ही असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के बाद खत्म हो गया था और गांधी के अंदर न जाने क्या क्या चल रहा था। गांधी ने इसी तारीख को, आज की तारीख को 10 मार्च 1922 को, यानी कि आज से ठीक 102 साल पहले अदालत में जो कहा, वो माफी मांगने वालों के लिए नई और झूठी कहानियां गढ़कर उनको वीर दिखाने के लिए गांधी को नीचे गिराने की कोशिशों के दौर में न केवल गांधी और उनके जैसों की वीरता और साहस का प्रमाण है, बल्कि हम सबके लिए भी संबल और साहस की प्रेरणा होना चाहिए। गांधी ने अदालत में अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को स्वीकार किया, जज से यह भी आग्रह किया कि उनको कठोरतम सजा दी जाए, लेकिन इस सबके बीच में उन्होंने जो कहा वो एक ऐतिहासिक स्पीच भी है और हमारे समय की जरूरत भी है। इस ट्रायल में, इस ऐतिहासिक मशहूर ट्रायल में जो स्पीच गांधी ने दी उसको दुनिया के इतिहास की सर्वश्रेष्ठ स्पीचेस में रखा जाता है। गांधी ने कहा, मैं सरकारी वकील की सभी दलीलें सही मानता हूं। सरकार की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ असंतोष का प्रचार करना मेरा जुनून बन गया है। मैं चौरी चौरा, बंबई, मालाबार की घटनाओं से मेरे संबंध को स्वीकार करता हूं। इन सभी दंगों से खुद को अलग करना मेरे लिए नामुमकिन है। अगर मुझे दोषमुक्त करके छोड़ा गया तो मैं फिर यही काम करूंगा। गांधी ने अपने ऊपर लगाए गए हिंसा के आरोपों पे कहा, मैं हिंसा से बचना चाहता था। हिंसा मेरी आस्था का पहला अध्याय है, ये मेरे पंथ का अंतिम अध्याय भी है, लेकिन मुझे एक चुनाव करना था। देश में जिस तरह से मेरे लोगों के साथ अन्याय और जुल्म हो रहा है, मेरे लिए चुप रहना असंभव था। मैंने सब कुछ जानते हुए लेख लिखे, इसलिए मैं इस अपराध में सबसे बड़ी सजा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। न्यायाधीश के तौर पे आप या तो पद से इस्तीफा दे दें या फिर मुझे सबसे गंभीर सजा दें। गांधी यहाँ रुकते नहीं है,
वो जलियांवाला बाग का जिक्र करते हैं, रोलेट एक्ट का जिक्र करते हैं, सरकारी दमन और गिरफ्तारियों पर अदालत के सामने बात करते हैं और फिर राजद्रोह, इसके कानून और परिभाषा की बात करते हैं। वो न केवल इस कानून पर सवाल करते हैं, हमारे समय के सबसे अहम विध्वंसक, हिंसक और अत्याचारी सवाल का जवाब 1922 में हमारे सामने रख देते हैं कि क्या सरकार के प्रति लगाव न रखना, सरकार के खिलाफ होना अपराध है। वो कहते हैं सेक्शन 124A under which I am happily charged is perhaps the prince among the political sections of the Indian Penal Code designed to suppress the liberty of the citizen. Affection cannot be manufactured or regulated by law. If one has no affection for a person or system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote or incite to violence. यानी कि गांधी क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 124A, जिसके तहत मैं खुशी खुशी अपने अपराध को स्वीकार करता हूं, वो नागरिक स्वतंत्रता दबाने के लिए बनाए गए सभी राजनीतिक कानूनों का शहजादा है। राज्य के प्रति स्नेह, किसी भी तरह का स्नेह ना तो मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबरन पैदा किया जा सकता है, और ना ही किसी कानून द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टम के प्रति कोई स्नेह नहीं है तो उसको अपने असंतोष को स्वर देने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, जब तक कि वह किसी तरह से हिंसा की योजना, साजिश या उसको बढ़ावा देने में शामिल ना हो। आप चाहें तो इस हिस्से को फिर से सुन सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से शर्त रखिएगा कि इसको दोबारा सुनने के पहले आप आगे से बोलने में डरना बंद कर देंगे। बताते हैं कि इसके बाद फैसला देने से पहले जज ब्रूम्सफील्ड ने गांधी के सामने सिर झुकाया और कहा कि एक न्याय संगत सजा तय कर पाना बहुत मुश्किल है। मैंने अब तक जितने भी मामलों में सुनवाई की है, आपका मामला, या भविष्य में करूंगा जिनकी सुनवाई, आपका मामला उनमें से सबसे अलग है। आपसे राजनीतिक मतभेद रखने वाले लोग भी आपको उच्च आदर्शों पर चलने वाले और संत के तौर पर देखते हैं। 6 साल की सजा सुनाते हुए जज ने गांधी से कहा कि अगर सरकार ये सजा कम कर दे तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। गांधी ने मुस्कुरा के कहा, इस मामले में इससे कम सजा कोई नहीं दे सकता था। यानी कि ये बात 1922 की है और हम 2024 में हैं। गांधी ने आज़ादी के नायकों को उम्मीद रही होगी कि हम शायद उनसे बेहतर या उनसे बहादुर या कम से कम उनके जैसे साबित होंगे। हो सकता है कि आपको लगता भी हो कि कोई प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहा कुपड़ और कुभाष एक्टर गांधी से बेहतर या गांधी से बहादुर हो, पर आराम से बैठकर सोचिएगा और आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहिएगा कि आप बहादुर हैं। कई बार कहते रहने से भी आप बहादुर हो जाते हैं, शायद आप हो जाएं। खैर, अरुण गोयल ने ये इस्तीफा शायद बहादुरी में दिया हो या फिर मजबूरी में दिया हो। वो जनता के सामने आकर इसके पीछे का सच दिखाने जितने बहादुर साबित होंगे कि नहीं, इसको लेकर हमारे समय में अब हम उम्मीद या दुआ भी नहीं करते हैं, की भी नहीं जानी चाहिए। अब सिर्फ वो लड़ेंगे जो लड़ना चाहते हैं, जिनका मनुष्यता, संविधान, बराबरी और लोकतंत्र में सिर्फ भरोसा ही नहीं है, वो किसी भी लालच से परे है, किसी भी डर से परे है। वो अरुण गोयल भी हो सकते हैं और शायद आप भी, पर वही लोग लड़ पाएंगे। और इस 10 मार्च को लिख लीजिए, वो सब अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट में खड़े मुस्कुराते गांधी होंगे, अपने को खुद वीर कहने वाले, माफी की चिट्ठी लिखने वाले नकली हीरो नहीं। आप चाहें तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और चाहें तो देश और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको सही लगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।